हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ई लेक्चर सीरीज में मैं इलियास अली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परिचर्चा करेंगे कृषि पर। चूंकि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी कृषि और कृषि से मिलने वाली जो हमें अर्थव्यवस्था, जो हमारी आर्थिक नींव को सुधारती है, बना के रखती है, वो आजकल निरंतर गिरती चली जा रही है। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 70 to 75% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंड है, उसी पर ही निर्भर है। कुछ लोग कृषि के अलावा कोई भी काम नहीं करते। लोगों का धंधा, लोगों का व्यवसाय, लोगों का ऑक्यूपेशन सारा क्या है, कृषि पर ही आधारित होता है। कृषि को अगर हम देखें तो कृषि में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कृषि वानिकी, यानी वनों का विकास। इसमें हम दो विषयों को ज्यादातर आम रूप से कृषि सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर का मुख्य सब्जेक्ट है। सबसे पहला इसकी जो दो ब्रांचेज हैं, वो सबसे पहली ब्रांच है कृषि वानिकी और दूसरी है वानिकी। वानिकी का अगर हम अध्ययन करें तो वानिकी में हम केवल ऐसे वृक्षों का अध्ययन करेंगे जो हमारे कृषि के दृष्टिकोण से उत्तम हों, अच्छे हों और लाभकारी हों, और जो हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कराते हों। इसके बाद दूसरा विषय आता है कृषि वानिकी। इसमें हम कृषि फसलों के साथ साथ वन वृक्षों को भी उगाते हैं और लगाते हैं और उनसे अपने आय के संसाधनों का सुधार करते हैं और अपनी सोर्स ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके इंट्रोडक्शन में कि हमारे भारत देश पर इसका प्रभाव कहाँ और किस रूप में पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि विश्व का लगभग क्षेत्रफल 13,300 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें भारत का 329 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% आकलन किया जा सकता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 485 मिलियन मानव और 416 मिलियन पशुधन हमारे विश्व में व्याप्त हुआ है, जो विश्व की जनसंख्या के हिसाब से क्रमशः 15 और 16% का आकलन इसमें किया जा रहा है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ये 2.4% में है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो बहुत विस्तृत है, विशाल है, ब्रॉड है और पशुधन का दबाव भी इस पर काफी अधिक पड़ रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाने के लिए, कृषि को अपनाने के लिए, वानिकी को अपनाने के लिए, जिससे हमारी कृषि में सुधार हो सके, हमारी आय के संसाधनों में सुधार हो सके, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मृदा को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमि की समस्याओं पर, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड पर। तो भूमि की समस्याओं में कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो हम देखते हैं, कृषि करते हैं, कुछ इसमें से उपजाऊ क्षेत्रफल है और कुछ नहीं है। जो उपजाऊ क्षेत्रफल है उनमें तो हम आराम से कृषि कार्य कर ले जाते हैं, लेकिन जो अनुपजाऊ क्षेत्रफल है, जैसे कि जल का अभाव, भूमि का कटाव, भूमि का अच्छा ना होना, भूमि का सूखा ग्रसित होना, भूमि का बाढ़ ग्रसित होना, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी कृषि को पिछड़ा हुआ मान लेते हैं और हम कृषि कार्य नहीं कर पाते, और इस तरीके से हम कृषि वानिकी को और वन वृक्षों को भी नहीं लगा पाते। अगर हम इसका आकलन करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जो हमारा वायुरोधी कटाव है, जो वायु के वजह से, यानी वायु का कटाव, अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ऐसा कटाव जो मृदा के कणों को वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। अगर इसको हम क्षेत्रफल में आकलन करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर पहुंच जाता है। रेगिस्तानी आंकड़ों की चर्चा करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर का है। और रेतीली भूमि की अगर हम चर्चा करें, जो हमारे समुद्र से या सी प्लेसेस के आसपास का है, वहां भी हमारा उसका क्षेत्रफल भी लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर का है। तो सबसे पहले इसकी
आमतौर पर समस्या में हम सबसे पहली समस्या इसकी रखते हैं जल का अभाव, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। तो इसमें अगर हम बात करें तो अनाज की फसलों और पौधों के लिए जल बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जल के अभाव में उत्पन्न भली प्रकार नहीं हो पाता या उत्पादन हम अच्छे प्रकार से नहीं ले पाते हैं। भारत के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 70% जलाभाव से ग्रसित रहता है। 70% भाग हमारा जल के कारण अभाव ग्रसित हो जाता है, यानी उस पर हम कृषि कार्य नहीं कर पाते। खेती की जाने वाली भूमि का लगभग 2/3 भाग वर्षा के पानी पर निर्भर रहता है। जैसे कि हमारा जो कृषि है, जो भी हम कृषि कार्य करते हैं, वो हमारी अकॉर्डिंग टू सीजन चलती है, यानी हमारे भारतवर्ष में लगभग 3 प्रकार के मौसमों को देखा जाता है। तो उन मौसमों के आधार पर भी हम कृषि कार्य करते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में खरीफ, रबी, जायद, इन 3 मौसमों पर आधारित अगर इन मौसमों के विपरीत यानी परिस्थितियां अगर हमारी उल्टी हो जाती हैं या हमारी परिस्थितियां फसलों के अनुकूल नहीं होती हैं, तो हम अपने कृषि कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये तो थी हमारी जल की अभाव। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भौगोलिक स्थिति की, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो भारतवर्ष में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन होते हैं, जिससे खेती नहीं हो पाती, जिसमें पानी का विश्व स्तर साधन नहीं मिल पाता है। फल वाले या अन्य उपयोगी तथा अन्य अनुपयोगी वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं। अगर इसको हम क्षेत्र विशेष करके देखें तो हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 51.43 मिलियन हेक्टेयर का है। विंध्याचल का 9 मिलियन हेक्टेयर, पश्चिमी घाट का 7.74 मिलियन हेक्टेयर, पूर्वी घाट का 18.2 मिलियन हेक्टेयर। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो निरंतर ही चलाया जा रहा है। वह सामाजिक वानिकी से भी संबंधित किया जा सकता है। कृषि वानिकी से संबंधित वृक्षारोपण भी इसमें हम कर सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है अनाज का, यानी हमारे फूड ग्रेन्स का। तो भारत अनाज उत्पादन पर आत्मनिर्भर है। कुछ देशों को अनाज ये निर्यात भी करता है, कुछ देशों से ये खरीदता भी है। इसके बाद बात करते हैं चारे की। चारा हमें बेसिकली, या तो हम अगर कृषि फसलों की बात करें तो कृषि फसलों से हमें चारे का उत्पादन मिलता है। इसके बाद अगर हम चारे की बात करें, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे हमारे पशुओं को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन मिलते हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा महत्व देखा जाए तो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री जो ट्रीज हैं, जो कृषि वानिकी, जो वानिकी में वृक्ष हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको ही सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि चारे की मात्रा हमें सबसे पहले इन्हीं से प्राप्त होती है। तो भारत में चारे की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि लोग अपने उपयोग के लिए वृक्षों का कटाव कर देते हैं, उनको काट देते हैं, और जो पत्तियां होती हैं उनका यूज नहीं करते, उनको अंधाधुंध किसी भी दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं। प्रतिवर्ष सूखे के कारण लाखों पशु भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारत में पशुधन पिछले आंकड़ों के अनुसार 416 मिलियन हेक्टेयर या 416 मिलियन पशुओं की पिछले वर्ष के आंकड़े के अनुसार मौत हो चुकी है। इन पशुओं के लिए 20,80,000 कुंटल की चारे की आवश्यकता हमें प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से हमें ये सब चीजें नहीं मिल सकी। हमारे पशुओं को चारे की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है उनके खाने के लिए। उन्हीं से, क्योंकि उनको पोषण मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों का ह्रास करता जाता है और उनका निरंतर कटाव करता जाता है। तो अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो लगभग 13,90,000 प्रति कुंटल हमें एक्स्ट्रा ग्रीन मटेरियल यानी चारे की आवश्यकता अपने पशुओं को खिलाने के लिए एक्स्ट्रा बेस में पड़ती है, यानी अतिरिक्त रूप में हमें जरूरत पड़ती है, जो कि पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो ज्यादातर पशुओं की प्रतिशत संख्या में भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में मृत्यु हुई है। इसके बाद चर्चा करते हैं फ्रूट्स यानी फलों की। तो भारतवर्ष में फलोत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है, और अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति
20 ग्राम फल की ही प्राप्ति हम लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो पाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 85 ग्राम प्रति व्यक्ति हमें जो है फ्रूट्स प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि हमें नहीं प्राप्त हो पाता। भविष्य में 44,850 टन हमें फल की जरूरत प्रति व्यक्ति पड़ सकती है, लेकिन वो हमारे समय को देखते हुए प्राप्त नहीं हो पाती। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे विषय का आज का मेन टॉपिक है, वन उपज की यानी फॉरेस्ट प्रोडक्शन की। तो भारत में वन रोपण योजना के लिए कुछ मुख्य उपज के आंकड़ों को सामने रखा जा सकता है। जैसे कि सन 2000 तक के लिए राष्ट्र को निम्नलिखित प्रकार की वस्तुओं की हमारे जो फॉरेस्ट यील्ड थी, फॉरेस्ट उपज थी, उनसे बेसिक रूप में आवश्यकता पड़ रही थी। जैसे कि जलाने के लिए लकड़ी, इसकी आवश्यकता हमें 300 मिलियन घन मीटर प्रति मिलियन हेक्टेयर एक क्षेत्रफल के हिसाब से आवश्यकता थी, लेकिन वो हमको प्राप्त नहीं हो पाई। बात करते हैं व्यावसायिक इमारती लकड़ी की, तो 65 मिलियन घन मीटर के हिसाब से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो बैम्बू इसी की प्रजाति है, जिसको हम बांस भी कहते हैं, इसकी जरूरत हमें 35 मिलियन टन के हिसाब से प्रति वर्ष के हिसाब से पड़ जाती है, लेकिन वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाई। तो भारतवर्ष में इन प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक और उद्यमी प्रयत्नशील नीति का गठन किया गया और युवाओं को भी इसमें सोच समझकर प्रयत्न अपने अपने प्रयत्नों के अनुसार युवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया। जैसे कि जो हमारी बेकार पड़ी भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो वेस्टलैंड है, अगर इसको देखा जाए तो भारत की गरीबी के मुख्य कारणों में से बेकार ही भूमि एक महत्वपूर्ण कारक है। इस भूमि में जल का साधन करते हुए कृषि वानिकी द्वारा लाभ कमाया जा सकता है। भारतवर्ष में बेकार और अनुपजाऊ भूमि कृषि वानिकी अपना करके हम उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बेकार पड़ी भूमियों को कृषि वानिकी या वन वृक्षों को लगा करके, वन उपजों को लगा करके अगर हम उसको यूटिलाइज करें, उसको उपयोग करें, तो हम आराम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और हम अपनी आय के संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाढ़ यानी फ्लड की। तो ऐसे कुछ एरिया भी हैं जहां पर जो बाढ़ ग्रसित हैं, जहां पर बाढ़ की समस्या ज्यादातर निरंतर रूप में देखी जाती है, आती रहती है। तो भारत में सूखे और अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के अतिरिक्त बाढ़ भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। जैसे कि बात करें 1980, तो 1980 में जो प्रभावित क्षेत्रफल था मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से, तो 15.45 मिलियन हेक्टेयर हमारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र 1980 के आंकड़ों के अनुसार देखा गया था, जिसमें 8.350 फसल प्रतिशत मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से इसकी हानि हुई थी। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं वन भूमि की यानी फॉरेस्ट लैंड की। तो आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1950 में सिर्फ हमारे पास 40.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ही वन संसाधन के लिए, वन उपज के लिए था, लेकिन वर्तमान समय में वन का क्षेत्रफल 74.89 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमें 108.108.57 मिलियन हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है वन उपजों को रखने के लिए। 33.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की कमी को संभालने के लिए आज सभी को कृषि वानिकी से ही गुजारा करना पड़ रहा है, यानी कृषि वानिकी को अपनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उत्पादन और लाभ दोनों को अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसके बाद अब हम परिचर्चा करेंगे वन की यानी जंगलों की। तो हम इसको परिभाषित करते हैं एक परिभाषा के माध्यम से। इसको हम परिभाषित निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पृथ्वी का वह विस्तृत भाग जो विभिन्न तरह के पौधों, जमीन से मिलकर के उगने वाले छोटे आकार के पौधे, जिसमें हम घास आदि को उगा सकते हैं। कुछ छोटे बड़े आकार की झाड़ियां, बड़े आकार के पौधे जिन्हें हम साधारण भाषा में वृक्ष भी कह सकते हैं। ये मध्यम आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं और लगभग पौधों से ये आच्छादित होते हैं। इनको हम वन रूपी वृक्ष भी कह सकते हैं या वन में हम इनको परिभाषित कर सकते हैं।
वन फॉरेस्ट लैटिन भाषा के फॉरेस्ट नामक शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य आउटसाइड से होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कृषि करने योग्य नहीं होते तथा ऊंचाई वाले सघन वृक्षों से आच्छादित होते हैं। यानी कि वन क्षेत्र पर, वन एरियाज में हम कृषि कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन हम वनों को ही, वन वृक्षों को ही इस रूप में डेवलप कर सकते हैं और अपने इकोनॉमिक सोर्स को बढ़ा सकते हैं। वन प्राकृतिक विकास का स्पष्ट रूप है। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में चलते हुए आग का एक गोला था, फिर धीरे धीरे बाहरी भाग इसका ठंडा होता चला गया। ठंडे वातावरण में बादल बने और वर्षा हुई और घनघोर वर्षा के बाद इसका तापक्रम जो है वो घटने लगा। बढ़ने के कारण पृथ्वी की बाहरी परत जो चट्टान के रूप में थी वो टूटने लगी। यानी इस पर जब निरंतर वर्षा होती चली गई तो इसमें जो है मिट्टी का निर्माण हुआ, मृदा का निर्माण हुआ, क्योंकि चट्टानों के कण आपस में एक दूसरे से अलग अलग होने लगे। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटते हुए छोटे टुकड़ों में बदलने लगी। इस तरह से महीन रेत का निर्माण होता चला गया। महीन रेत और पानी के एक कोश की पौधे का जन्म हुआ। यानी पानी जब हमारा उस क्षेत्र में भरता हुआ चला गया तो इससे एक कोश की जीवाणुओं की, विषाणुओं की और पौधों की संरचना में वृद्धि हो गई और पौधों का निर्माण होता हुआ चला गया। एक कोश की पौधे, पत्तियां, जड़ तथा प्रजनन कार्य भी करने में संभव होने लगे। विकास के चरण और आगे बढ़ते चले गए। पौधों का विशाल रूप, जैसे कि हम आजकल जो देख रहे हैं, वो विशाल से विशाल रूप हमें देखने को मिलता गया। पत्तियों से श्वसन प्रारंभ किया। वे वातावरण में उपस्थित वायु, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रकार की गैसों का उपयोग करने लगे। वातावरण में ऑक्सीजन, जो कि जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है, प्रदान करने लगे। यह ऑक्सीजन की समस्त जीवधारियों के लिए प्राणवायु का काम करने लगी, जिससे कि लोग अपने यहाँ पे जीवन रूपी सरवाइव करने लगे, यानी जीवन जीने लगे, जिसको हम ऑक्सीजन हमारे लिए एक प्राणदायिनी गैस के रूप में काम करती है। अगर ऑक्सीजन हमारे इस धरती पर, इस हर एक प्रत्येक जगह पर अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर निवास नहीं कर सकते। तो प्रारंभ में एक कोश की वनस्पति का विकास हुआ। इसके बाद कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगी। इन कोशिकाओं को अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। वनस्पतियों के विकास की कड़ी से कड़ी विभिन्न तरह के पौधों का विकास होता चला गया। घास, छोटे शाकी पौधे, बहुवर्षीय पौधे, झाड़ियां, फूल और फलदार पौधे आदि चारे के रूप में चेंज होने लगे और वृद्धि विकास करने लगे। कुछ छायादार पौधे भी बने, मजबूत लकड़ी वाले पौधे भी बने। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो पहले एक आग का गोला थी, विकास संभव होता चला गया। तो दोस्तों, ई लेक्चर सीरीज को इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।